Good afternoon, everyone. After having a good idea about कि वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब वेव कहीं से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और वो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है. Today we are going to start with principle of superposition. आज की क्लास का एजेंडा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अंडरस्टैंड करना, उसके बेसिस पे स्टेशनरी वेव कंप्लीट करना. तो दो टॉपिक्स है जो आपको करने हैं, स्टेशनरी वेव एंड बीट फॉर्मेशन. दैट्स ऑल. डॉपलर इफेक्ट आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो लेट अस ट्राई कि आज इसे फिनिश अप किया जाए. ठीक है, लिखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. थोड़ा अपने लिखने की स्पीड को फास्ट रखना ताकि हम कवर अप कर पाए. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखें. अकॉर्डिंग टू इट the resultant displacement of particles of medium when a number of waves pass through medium simultaneously. When a number of waves pass through medium simultaneously is given by vector sum of displacements produced by individual waves. Vector sum of displacements produced by individual waves. क्लियर? यहां मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी से एल्जेब्रिक सम बोलती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में टीचर्स इसे वेक्टर सम लिखवाते हैं. मैं आपको डिफरेंस अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको ये कंफर्म कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा कि आपके स्कूल टीचर क्या चाहते हैं. देखना जरा वेक्टर और स्केलर सम में डिफरेंस क्या होता है. अगर डिस्प्लेसमेंट 2 है और 4 है, स्केलर सम करूंगा तो 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6. लेकिन वेक्टर सम करूंगा तो वो रिजल्ट 4 - 2 से लेके 4 + 2 तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल. तो अब सोचो, आपने एसएचएम पढ़ा और कल वेव की इक्वेशन पढ़ी. वेव की इक्वेशन में फेज आता है. फेज बेसिकली आपको बताता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव. तो एनसीईआरटी ये कहती है वेक्टर सम लिखने की जरूरत क्या है. जब y = y1 + y2 लिखोगे तो अगर y2 पॉजिटिव हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा होगा, और सपोज y1 पॉजिटिव है y2 नेगेटिव है तो क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा. ठीक है, तो जहां पे आपने वेक्टर सम लिखा है उसके ऊपर आप एल्जेब्रिक लिख दो, एल्जेब्रिक के साथ ब्रैकेट में एनसीईआरटी. तो अगर मेरे एग्जाम में लिख रहे हो तो आप एल्जेब्रिक लिखेंगे. ओवर द इयर्स मैंने देखा स्कूल एग्जाम्स में टीचर्स वेक्टर प्रेफर करते हैं, बट एनसीईआरटी एल्जेब्रिक लिखती है. उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं. आप एल्जेब्रिक लिखोगे तो जो उसका फेज है वो फेज अपने आप उस डिस्प्लेसमेंट को प्लस या माइनस बना देगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर वेक्टर फॉर्म का ही आता है, स्केलर फॉर्म का नहीं आता. होप इट्स क्लियर. तो मैंने आपको क्या लिखवाया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू मीडियम साइमल्टेनियसली. मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक मीडियम से एक तो एक ही वेव ट्रेवल करती गई, उसने पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करना है. अब एक साथ 2, 3 या 4 वेव्स इकट्ठे पास कर रही है, साइमल्टेनियसली पास कर रही है, तो वो सभी एक दूसरे के प्रेजेंस में भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती. जो मेन पॉइंट यहां से पकड़ना वो ये, एक मीडियम के अंदर 3-4 वेव्स का कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे वो मीडियम से बाहर निकलेंगी आप उन्हें सेपरेट करना चाहे तो वही वेव्स आपको सेपरेटली मिल जाए. तो वेव्स अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती जब साइमल्टेनियसली एक मीडियम से पास करती है. इसीलिए उन सभी की वजह से पार्टिकल्स को मिलने वाले डिस्प्लेसमेंट्स को अलग अलग फाइंड करके ऐड किया जा सकता है. सो दैट्स इट. तो मैंने बताया एज पर एनसीईआरटी वी हैव टू कंसीडर एल्जेब्रिक सम, बट ये ऑटोमेटिकली कैसा बन जाता है, वेक्टर सम की फॉर्म में बन जाता है. लिखिए जरा, कंसीडर y1, y2 ऐसे करके लिख देना, y1, y2 and dash yn to be the individual displacements
to be the individual displacements due to n identical waves या n waves of same kind लिखो, identical word हटा के n waves of same kind मतलब या तो सारी की सारी वेव्स ट्रांसवर्स होनी चाहिए या सारी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए या तो सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होनी चाहिए या फिर सारी वेव्स मैकेनिकल यानी वो सेम काइंड n waves of same kind then the resultant displacement y is equal to y1 plus y2 and dash dash I'll keep to yn. Y is equal to y1 plus y2 up to yn. y1 comma y2 up to yn be the displacements due to individual waves and individual waves of same kind. Then the resultant displacement y is equal to ये expression डाल दीजिए y is equal to y1 plus y2 up to yn. ठीक है, अब सोचो इतनी सारी वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो अलग अलग फेज होंगे, उसको समझना इतना आसान नहीं। तो आपके लेवल पे उसे आसान करने के लिए क्या करते हैं, दो ही वेव्स को कंसीडर करते हैं। तो आगे हम दो ही वेव्स को कंसीडर करेंगे और उसमें भी सबसे आसान ऑप्शन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब कंस्ट्रक्टिव वर्ड बोलते समय आता है कि तो बढ़ना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मतलब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव में होता है कि क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट आ गई और ट्रफ ओवर ट्रफ आ गई, और डिस्ट्रक्टिव होता है क्रेस्ट ओवर ट्रफ आ गई। मतलब दोनों वेव्स ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना चाह रही है तो ऐड हो गया, दोनों वेव्स नीचे की तरफ डिस्प्लेस करना चाह रही है तो भी ऐड हो गया। एक वेव ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना चाहती है, दूसरी वेव नीचे की तरफ डिस्प्लेस करना चाहती है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब समझते हैं, बस उसे यहाँ पे यूज करें। लिखिए जरा, लिखिए, let us understand constructive and destructive superposition. Let us understand constructive and destructive superposition. तो पहला डाल दीजिए constructive superposition, constructive superposition लिख दें। लिखिए, superposition of two waves, superposition of two waves is said to be constructive. Superposition of two waves is said to be constructive if either crest of both or trough of both superimpose each other. If either crest of both or trough of both superimpose each other in case of transverse trade. In case of transverse, सॉरी सुपरिम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, दोनों की क्रेस्ट एक जगह पे आ गई या दोनों की ट्रफ एक जगह, राइट। सुपर इम्पोज कर देना या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ही बात है, यानी एक मीडियम के एक पॉइंट पर दोनों वेव्स का क्रेस्ट लाई कर रहा है, दैट मींस दोनों की वजह से पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहता है, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। बट वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना कोई कंपलसरी तो नहीं, वेव तो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। अब लॉन्गिट्यूडनल में तो क्रेस्ट और ट्रफ आते ही नहीं है, वहां क्या आता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। बट इतना सारा कुछ लिखने के बजाय हम सिंपलीफाई करते हैं कि क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट एंड और ट्रफ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स, दैट्स इट। तो लिख दीजिए, ये डायग्राम बनाइए पहले। एग्जाम में जब डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखना कि आपको देखिए 1 and 2 ये दो बनाने, this is y1 and say this is y2. This is y
is equal to y1 plus y y1 y2 and y is equal to y1 plus y। बहुत ही आसान है, मतलब आज का जो टॉपिक है समझाने जा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली समझने बड़ा मजा है। कल तो क्या था कि ऐसे समझ रहे थे अच्छा वेव रिफ्लेक्ट पता नहीं क्या होगा, आज वो क्लियर होगा कि रिफ्लेक्ट होगा क्या। सो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको मजा आएगा आपका लेक्चर करने में। अभी जो आप देख पा रहे हैं इसमें बैलून की शेप बनाने की, ध्यान से बनाओ, ध्यान से, मतलब जहां पेन चल गया उधर ही चला दिया तो ऐसा होता है क्या। मतलब मोस्टली बच्चों ने पता है क्या कर रखे हैं हम ये पहले दोनों तो चलो फिर भी ठीक हो गए, तीसरे में क्या कर दिया ये क्या शिक्षक पे क्या है बोला। चलो ध्यान से बनाओ, चलो देखते हैं। तो y1 y2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हम बोल रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम भी होगा। एल्जेब्रिक सम में ऑटोमेटिकली क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, अच्छा कोई बताएगा मुझे यहाँ पर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 0। सोच कोई बात नहीं, प्रकृति देखो ध्यान से, π/2 कब होता है? एक ऐसे है और दूसरा यहां से शुरू हो रहा है, तब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? π/2। एक साइन की फॉर्म है एक कॉस की फॉर्म है, सो π/2। ये तो दोनों ही एक जगह से शुरू हो रहे हैं ना, तो दोनों ही साइन है। तो कोई कहना चाहे तो पता क्या बोल सकता है? सर इनके बीच का फेज डिफरेंस, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सोच के बताओ मुझे आंसर। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, वन ऑफ द आंसर इज इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। और क्या हो सकता है? बोलो बोलो शाबाश। क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट है यार, एक वेव कंप्लीट होके उसके बाद वाला पोर्शन नहीं सुपर इंपोज कर सकता। कितना? 2π एग्जैक्टली 2π हो सकता है। अब तो और आंसर आने लगेंगे, और क्या हो सकता है? 4π, और क्या हो सकता है? 6π। यही तो मुझे समझाना था। सो थैंक यू फॉर टेलिंग। अब समझे ध्यान से, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि यार जहां से वेव शुरू हुई है वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ जाए। 2π चला दो ना आगे, 2π फेज आगे चला दो, एज इट इज वेव मिल गई। 4π आगे चला दो, फिर से एज इट इज वेव मिल गई। यानी अगर दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो, 2π हो, 4π हो, 6π हो, तो आपको एग्जैक्टली ऐसी चीज देखने को मिलेगी। यानी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन अगर करवाना है, यानी क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट ट्रफ चाहिए, तो दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2nπ 2nπ। n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2 will give the answer। बताओ कुछ अलग से चीज तो नहीं करी? पता था आपको ऑलरेडी ये सब कुछ? तो लिखेंगे, डायग्राम बना लिया और लिखेंगे। लिखिए द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड becomes maximum possible, resultant amplitude becomes maximum possible for the two given waves as shown in diagram above, as shown in diagram above। ठीक है, अब ये बता देते हैं ऐसा कब होगा। लिख दीजिए, लिखिए फेज डिफरेंस बिटवीन सुपरपोजिंग वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन सुपरपोजिंग वेव्स मे बी, अब क्योंकि आपने देखा एक से ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं, so we should go with maybe 0, 2π। क्रैक तो नहीं करना पड़ रहा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ वेव्स का चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको ये सिर्फ ये इतनी सी वेव दिखाई देगी कि ये अपने आप को 2π के बाद रिपीट करती है, अपने आप को लैम्डा के बाद रिपीट करती है, अपने आप को t टाइम के बाद रिपीट करती है, कैपिटल T के बाद। सो उससे चीजें लिंक होने लगती है। सो 0, 2π, 4π एंड सो ऑन अप टू 2nπ, अप टू 2nπ। n की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 आ गया, 1 पुट करें तो 2π, 2 पुट किया तो 4π एंड सो दैट इज। ठीक है, अच्छा पाथ डिफरेंस की अगर बात करूं तो सोचो ध्यान से, सोच के आंसर करना। ये तो आपने देख लिया, आप क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट चाहते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी पूरी पूरी वेव निकाल रहे हो ना आप। लिख दीजिए सिमिलरली द पॉसिबल पाथ डिफरेंस, similarly the possible path difference
path difference is 0, lambda, 2 lambda, and so on n lambda. That's it. तो फिर से एग्जाम के लिए एक 1 मार्क क्वेश्चन तैयार हो गया. What should be the path difference between two superimposing waves for constructive superposition? तो आपके दिमाग में ये रटा हुआ आंसर नहीं आना चाहिए. आपके दिमाग में आना चाहिए यार कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट एंड ट्रफ ओवर ट्रफ. वो कब आएगा? जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, यानी 0 लैम्डा 2 लैम्डा एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर बोल रहा हूँ, अभी आप में से सभी इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं. Until unless you imagine it, आपको ये चीज दिमाग में नहीं बैठेगी, वो एक क्रैमिंग पार्ट रह जाएगा. देखो एक वेव बन गई, दूसरी वेव एग्जैक्टली वैसी ही चलिए. तो अगर मैं इस डॉटेड वाले को बनाऊं तो ये वेव ऐसी बनती जाएगी. सोच सकते हैं यहां से यहां तक 2 पाई, फिर यहां तक 4 पाई. तो ये वाला हिस्सा जो इसके ऊपर है उसकी बजाय अगर इसे एज इट इज उठा के रख दूं तो भी बात सेम है, और इसके बाद वाले को उठा के रख दूं तो भी सेम है. ये मतलब है कि फेज डिफरेंस कितना? 0, 2 पाई, 4 पाई. ऐसे ही पाथ डिफरेंस 0 यहां तक लैम्डा और यहां तक 2 लैम्डा. इस तरीके से आपको सेम चीज मिलती है. डन. अब लिखिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. लिखिए सुपरपोजिशन of two waves, superposition of two waves is said to be destructive, if crest of one wave superposes with the trough of other. If crest of one wave superposes with the trough of other in case of transverse waves. In case of transverse waves. Next line लिख दीजिए. Resultant amplitude becomes minimum possible. Resultant amplitude becomes minimum possible. तो कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पॉसिबल हो जाती है और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम पॉसिबल हो जाती है. तो उसका भी डायग्राम शो कर देते हैं. वेव 1 एंड वेव 2 ऑपोजिट शो करनी है. सपोज ऐसे कर दिया. आप ध्यान देंगे मैंने जो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करी है इसकी एम्पलीट्यूड कम रखी है, और जो नेगेटिव से स्टार्ट करी है उसकी एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा बनाई. ऐसे करके. तो दिस इज y1 एंड दिस इज y2. y2 y1 से ज्यादा बनाया तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा. This becomes y equal to y1 plus y. आपको सिर्फ ये समझना है कि एक ऊपर से स्टार्ट करनी है, दूसरी नीचे से. जिस वाली को आप बड़ा दिखा देंगे उसी तरफ आपका रिजल्टेंट. तो मैंने जानबूझ के नीचे वाली बड़ी करी है कि भाई ऐसा जरूरी है कि ऊपर वाली बड़ी हो. That's just a matter of chance. So y is equal to y1 plus y2. इस केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा. अच्छा कोई बताएगा यहाँ पे जो y1 और y2 मैंने लिखे हैं इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई. वेरी गुड. और सोचो पाई के बाद क्या? 3 पाई. देखो 2 पाई क्यों नहीं? 2 पाई में तो अपने आप को पूरा रिपीट कर जाती है. क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट आ जाता है, ट्रफ ओवर ट्रफ आ जाता है. क्रेस्ट ओवर ट्रफ कब आएगा? पाई पे आएगा, और उसके बाद फिर 3 पाई पे आएगा, फिर उसके बाद फिर 7 पाई, यानी ऑड पाई पे आ रहा है. राइट? क्यों? पर सही कह रहा हूं है ना? हाँ. मतलब क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है उसके लिए जो फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस ऑड पाई आ रहा है. जब कंस्ट्रक्टिव था तो इवन पाई आ रहा है. राइट? लिख दीजिए. For destructive superposition, phase difference may be
पाई कॉमा, हाँ क्या होना चाहिए पाई के बाद 3 पाई, 3 पाई कॉमा 5 पाई एंड सो ऑन 2n minus 1 पाई, पाई 3 पाई 2n minus 1 पाई, दैट इज ऑड पाई। इवन पाई होगा तो क्या आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव, ऑड पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव। और पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, देन 3 लैम्डा बाय 2, देन 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन 2n minus 1 लैम्डा बाय 2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्योंकि लैम्डा बाय 2 का अगर सेकंड इंटीग्रल कर दिया तो लैम्डा बन गया, फोर्थ इंटीग्रल कर दिया तो 2 लैम्डा बन गया। तो अगर आप इवन इंटीग्रल ले लोगे लैम्डा बाय 2 का तो वो कंस्ट्रक्टिव में चला जाएगा, और ऑड इंटीग्रल लोगे लैम्डा बाय 2 का तो वो डिस्ट्रक्टिव। अब नहीं क्लियर है? नहीं, ये वाली बात समझ नहीं है, ये फेज वाली आ गई। चलो मैं समझाता हूँ, जो ना है वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से यहां तक फेज कितना चेंज होता है 2 पाई, पाथ कितना चेंज होता है लैम्डा, यहां तक कितना पाथ चेंज होता है लैम्डा बाय 2। सोचना एक का क्रेस्ट डाला हुआ है, दूसरे का ट्रफ डाला हुआ है। ट्रफ तो देखिए इसका ट्रफ कितने बाद आता है लैम्डा बाय 2 बाद आता है। तो अगर आपको लगता हो कि सर यहां से तो ये आया, ये इससे यहां तक भी उतना ही डिस्टेंस होता है जितना यहां से, सो ये लैम्डा बाय 2 है तो ये भी लैम्डा बाय 2। अब क्लियर हो गया? सो पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। आप लिख के रख सकते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए समझने के लिए कि जब वेव का सुपरइम्पोजिशन करें तो क्रेस्ट और क्रेस्ट, ट्रफ और ट्रफ कंस्ट्रक्टिव, उसमें फेज और पाथ दोनों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर चाहिए। क्रेस्ट और ट्रफ दैट इज डिस्ट्रक्टिव, उसके लिए फिर से फेज और पाथ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्रैमिंग करोगे तो फंसोगे। और अगर डायग्राम याद रखोगे तो पता रहेगा कि अच्छा क्रेस्ट और क्रेस्ट 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन पाई, राइट, और क्रेस्ट और ट्रफ पाई, 3 पाई, 4 पाई, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा आ जाएगा। डन। तो ना सिर्फ ये सुपरपोजिशन में आएगा बल्कि 1 मार्क में भी आ सकता है। सो बी कॉशियस। चलिए ठीक है, अब लिखें मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस, उसमें लिखिए consider following two progressive harmonic waves. Consider following two progressive harmonic waves superimposing each other. Superimposing each other. तो भाई अभी तो मैंने आपको समझाया डायग्राम की हेल्प से, अब मैथमेटिकली करेंगे कि दो वेव्स कंसीडर करते हैं, लिखते जाएंगे साथ साथ वेव की करना। y1 is equal to a sin of omega t minus kx। फर्स्ट वेव को लिख दिया मैंने a sin of omega t minus kx। सेकंड वेव y2 उसकी एम्पलीट्यूड को b लिख देता हूं, b sin of omega t minus kx प्लस phi naught प्लस phi naught। तो अब क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वेव में क्या क्या डिफरेंसेस, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और देखिए फ्रीक्वेंसी सेम करके रखा है, ये सेम हो गया, लैम्डा भी सेम हो गया, लेकिन फिर मैंने फेज का डिफरेंस ताकि इजी हो जाए सॉल्व। क्लियर? ठीक है, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y is equal to y1 plus y2। आप देख पा रहे हैं स्केलर फॉर्म में जा रहा है हर जगह, मुझे वेक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फाई अपने आप टेक केयर करता है। मान लो फाई नॉट की वैल्यू पाई बाय 2 हो तो साइन से कॉस बन गया, पाई हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, so according to principle of superposition y is equal to y1 plus y2, वैल्यू पुट करते हैं a sin of omega t minus kx plus b sin of, लिखते जाओ, omega t minus kx plus phi naught। kindly keep writing a sin omega t minus kx plus b sin omega t minus kx plus phi naught।
आप में से किसी को याद है जब हमने एसएचएम पढ़ा था तो हम बार बार कहते थे कि यार देखो ऐसा होता है कि साइन और कॉस की टर्म्स आती है, वो होता है ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। लेकिन अगर आपने उसका सिंपलेस्ट काइंड कंसीडर करना है जिसमें f इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा जा सके, जिसमें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिखा जा सके, दैट शुड बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन। आया ध्यान? उसमें आपने क्वेश्चन किया था कि अगर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t लिखा हो तो is that possible to be converted into single sine cosine? Yes. Under root of a square plus b square sin of omega t plus tan inverse b by a. Right? वही करना है इसके, तो आपको आसान लगेगा। देखो ध्यान से, ओमेगा टी माइनस के एक्स को ना ओमेगा टी मान लो, एक सेकंड, a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस, आगे ना सिमिलर, तो वही चीज मैं यहाँ पे, ठीक है, याद है। सो a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस b sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या आ रहा है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स तो मैच कर गया लेकिन यहाँ फाइ नॉट एक्स्ट्रा है। तो व्हाट वी कैन डू इज साइन a प्लस b की फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस b कर लीजिए, लिखते हैं। सो इट बिकम्स इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस b, ध्यान रहे ओमेगा टी माइनस के एक्स ए और फाइ नॉट बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो बी टाइम्स साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस बी टाइम्स, बी तो रिपीट करेगा अपने आप को, बी टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। डाल सकते हैं। So a sin omega t minus kx plus b sin omega t minus kx cos phi naught plus b cos of omega t minus kx sin phi naught, ये डाल सकते हैं। अभी क्या कर सकते हो, देखो a sin omega t minus kx दोनों में कौन जा रहा है, तो यहाँ पे a plus b cos phi naught, देखिए ध्यान से, a plus b cos phi naught into sin of omega t minus kx आ रहा है। देखो ध्यान से इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स में अगर sin ओमेगा t माइनस के को कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, a प्लस b cos phi। सो a प्लस b cos phi नॉट इनटू sin ऑफ ओमेगा t माइनस के प्लस ये जो सेकंड वाला है उसमें देखिए b sin phi नॉट इनटू cos ऑफ ओमेगा t माइनस के। यहां तक कंप्लीट करें एक बार हम। इन दोनों टर्म्स में sin ओमेगा t माइनस के कॉमन जा रहा था तो उसे मैंने अलग से कॉमन निकाल के देखा, a प्लस b cos फाइ नॉट मिल रहा था, और जो ये वाली टर्म है उसमें b sin फाइ नॉट के साथ क्या आ रहा है, cos ऑफ ओमेगा t माइनस के। अब वहां क्या किया था, sin के साथ cos की टर्म ले गए थे और cos के साथ sin की टर्म। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। sin के साथ मैं cos की टर्म लाना चाहूंगा और cos के साथ मैं sin की टर्म, तो सब्स्टिट्यूशन डालेंगे। क्या यहां तक सभी ने लिखी है ना? कोई क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने यहां तक ना लिखा। अब मेंशन करें, लेट a प्लस b cos फाइ नॉट इज इक्वल टू r cos थीटा। साइन के साथ मुझे cos चाहिए, सो इस टर्म को मैंने लिख दिया r cos थीटा, इक्वेशन 1 बना दो। और ऐसे ही b sin फाइ नॉट, b sin फाइ नॉट इज इक्वल टू r sin थीटा, r sin थीटा। तो एक बार कंफर्टेबल हो जाए वापस से। मैंने अभी आपको ये कहा था कि जैसे आपने वो a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t को सॉल्व किया था, इससे भी मैं वैसे ही करूँ। तो वो फॉर्म मुझे यहाँ मिल गई कि sin के साथ कुछ टर्म है प्लस उसी जैसा sin था उसी cos के साथ कुछ टर्म। तो आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। वहां भी तो यही किया था कि sin के साथ वाले को आपने cos में लिखा था और cos के साथ वाले को sin में लिखा था। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट इट बैक इनटू दिस। लिख लीजिए, हेंस y becomes equal to अभी देखिए r cos of theta
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के। ये पार्ट एनसीईआरटी से पिक्ड है, तो ये करना पड़ेगा एक बार। दिस प्लस, अब बी के प्लेस पे भी आर आ गया, आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, आर कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के, और यहाँ पे आर साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के। क्या सब लिख चुके हैं? डन। अब इस पूरे में से देखिए आर कॉमन जा रहा है, अगर मैं आर को कॉमन निकाल दूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आर, सो इट कैन बी रिड्यूस्ड एज आर इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, y becomes equal to r sin of omega t minus kx plus theta. So this is the final equation. अगर आप ध्यान देंगे ये जो दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स थी दोनों साइन की फॉर्म में थी, और जो रिजल्टिंग आई वो भी साइन की फॉर्म में थी। इसकी इन दोनों की एम्पलीट्यूड a और b थी, इसकी एम्पलीट्यूड r है जो भी हम सॉल्व करेंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि जो वेक्टर का रिजल्ट आया था वापस से वही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। तो वेक्टर का जो रिजल्ट आया था, सोचो तो अपने आप ही एडिशन कैसा हो गया, वेक्टर एडिशन हो गया। सो जो मैंने क्लास जहां से बिगिन करी थी इसकी वैल्यू फाइंड करके एक बार वापस आ जाए, ठीक है? क्या आप कंफर्टेबली कर चुके हैं? सिर्फ इस पे ध्यान दें पहले कि a sin ओमेगा t माइनस kx फिर b sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट, यानी दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आपने कंसीडर किया। उसके बाद जब ऐड करने गए तो ये जो टर्म थी इसे a प्लस b sin a प्लस b की फॉर्म में ओपन कर दिया, sin a cos प्लस cos a sin b। अब जो दो टर्म्स थी उनमें से sin ओमेगा t माइनस k आपको अलग मिल रहा था, वो आपने निकाल लिया। उसके बाद इसके साथ वाले टर्म को आपने r cos थीटा पुट किया, इसके साथ वाले टर्म को r sin थीटा, जब इनको सब्स्टिट्यूट बैक किया तो आपको फाइनल टर्म मिल गई r sin ऑफ ओमेगा t माइनस k प्लस थीटा, व्हिच शोज कि इन दोनों की जो नेचर थी वही नेचर रिजल्टिंग वेव की भी है। दोनों साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे थे, ये भी साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही, सिर्फ फेज में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब लिखिए जरा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आप खुद करके दिखाएंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके सामने है, 1 एंड 2 करो, शाबाश। स्क्वायरिंग एंड एडिंग जाने फटाफट आंसर बताओ इसका, करिए क्विकली। करो करो शाबाश। हाँ जी एनीवन, आप देख सकते हैं इसे जब ऐड करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो हो गया ना, आर स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू, इसे ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर, b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई नॉट, राइट? a प्लस b का स्क्वायर किया ना, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई नॉट, और साथ में b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई नॉट। तो आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर। क्लियर आपको? नहीं देखो ध्यान से, यहाँ दोनों टर्म्स में r स्क्वायर कॉमन जाएगा, जब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो साथ में क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस वो कितना होता है 1 होता है, वो उसको बंद कर देंगे। इधर से देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस this b का था, तो यहाँ से r स्क्वायर becomes equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi naught, that means r is equal to under the root a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of phi naught। तो हर एक बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन आपने करवाया, भले ही आपने उसे स्टार्टिंग में स्केलर फॉर्म में लिखा, बट अल्टीमेटली जब आपने उनकी एम्पलीट्यूड को देखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को देखा, दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हैज कम आउट विद द सेम फॉर्मूला व्हिच यू डिड फॉर द वेक्टर एडिशन, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ओवर इज क्लियर? चलिए इसी की तरह से थीटा निकालना होगा। थीटा निकालने के लिए क्या करें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें। देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1,
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो भाई साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, tan थीटा। बाई चांस किसी को कोई चीज समझ नहीं भी आ रही हो तो कॉपी में पूरा जरूर लिखो, सो दैट मैं क्लास खत्म होने के बाद आपकी हेल्प करूं। सो tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से b sin phi नॉट अपॉन a प्लस b cos phi नॉट। याद करो भाई, तो आता था अगर a के साथ एंगल थीटा है तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, वही बन रहा है b sin phi नॉट अपॉन a प्लस b cos phi। सो tan थीटा इज इक्वल टू b sin phi नॉट अपॉन a प्लस b cos phi। यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। सो अल्टीमेटली अब आपको r पता है क्या है, आपको पता है थीटा, ठीक है। अब फिर सुनो किया क्या मतलब इतना सब कुछ क्यों करूं। एक तो होता है फिजिक्स की फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल वे में समझना, वो तो मैंने आपको इससे पहले ही समझा, लेकिन उसमें मैं लिमिटेड पार्ट ही समझा पाऊंगा, जैसे सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव। बाई चांस कोई बच्चा मुझे कहता है सर ये क्या बात हुई, आपने तो क्या किया कि एक बार तो फेज डिफरेंस को 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे कंसीडर कर लिया, एक बार आपने उसको पाई, 3 पाई, 5 पाई कंसीडर कर लिया। सर ये पाई बाय 2 भी तो हो सकता है, सर ये पाई बाय 3 भी तो हो सकता है, पाई बाय 4 भी तो हो सकता है, 2 पाई बाय 3 भी तो हो सकता है। अब उसके बारे में तो फिर प्रैक्टिकली समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसे समझने के लिए इसकी हेल्प कि दो वेव सुपरइम्पोज कर रही है, उन वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3। तो ठीक है भाई, यहाँ पुट कर देंगे 2 पाई बाय 3। किसी को पता है cos 2 पाई बाय 3 कितना होता है? 2 पाई बाय 3 होता है 120। cos 120 कितना होता है? माइनस माइनस 1 माइनस 1 बाय 2। सो cos 2 पाई बाय 3 कितना होता है? माइनस 1 बाय 2। माइनस 1 बाय 2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, माइनस a बचे, राइट। अगर बाई चांस मैं फाई नॉट को पाई कंसिडर करूं, पाई कॉस पाई कितना होता है? माइनस 1। तो उस केस में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, क्या बचा? ए माइनस बी, यानी सब्ट्रैक्शन हो गया ना। ओवरऑल सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब फाई नॉट की वैल्यू पाई होगी, पाई पे भी 3 पाई पे भी। तो वही चीज यहां से भी लिखा, ठीक है। अब लिखिए आगे, लिखिए destructive superposition, destructive superposition takes place, destructive superposition takes place when resultant amplitude becomes minimum. Destructive superposition takes place when resultant amplitude becomes minimum. Resultant amplitude becomes minimum. Look at the resultant amplitude. It is under root of a square plus b square plus 2ab cos phi naught. I want to minimize it. तो a और b को तो जीरो कर नहीं सकते, वो तो जो एम्पलीट्यूड है है, हम किस पे कंट्रोल कर सकते हैं? cos phi। आप कितना पुट करना चाहिए cos phi नॉट को? 0 या -1? ध्यान से देखो, प्लस साइन लगा हुआ है ना, 0 से तो 0 हो गया, लेकिन माइनस पुट किया तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा ना एक्स्ट्रा। सो मिनिमाइज करना है तो क्या पुट करें? -1 लिख दीजिए। हमने लिखा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस व्हेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम, ठीक है। दैट इज cos phi नॉट इज इक्वल टू -1। सीक्वेंस को समझो, यहाँ पे सेम चीज प्लस 2 में भी आएगी, तो बोर्ड एग्जाम में भी आनी है। cos phi नॉट इज इक्वल टू -1। तो बताएं जरा, अगर cos phi नॉट इज इक्वल टू -1 आ जाए तो phi नॉट क्या क्या होना चाहिए? cos की वैल्यू -1 कब होगी? पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर, पाई। तो जो चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई थी वही अब मैथमेटिकली आ गई यहाँ से। लिखिए दैट इज phi नॉट इज इक्वल टू, दैट इज phi नॉट इज इक्वल टू पाई कॉमा 3 पाई डॉट डॉट डाल के 2n - 1 पाई। phi नॉट इज इक्वल टू पाई 3 पाई 2n - 1 पाई। और पाथ डिफरेंस को ना नॉर्मली हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं।
याद करो पार्ट डिफरेंस को क्या मैं लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई नॉट लिख सकता हूँ? कोई सपोर्ट करेगा? ध्यान से देखो, कल आपने फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस वगैरह पढ़ा था ना, सीधा उसी वेव के बारे में सोचो। ऐसा ये वाली जो वेव बनती है एक वेव, उसमें यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा, और यहां से यहाँ तक का फेज कितना होता है 2 पाई। ध्यान से देखना, जब 2 पाई का फेज चेंज होता है तो पाथ कितना चेंज करता है ना? 2 पाई फेज चेंज में पाथ चेंज इज लैम्डा, फाई नॉट पे कितना आ जाएगा? सो यूनिटरी मेथड, 2 पाई पे कितना लैम्डा, फाई नॉट पे कितना। गॉट दैट? तो इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन बन के आ सकता है, मैं वो भी इसके इमीडिएटली बाद आपसे करवा लूं। देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई नॉट दैट्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, इसे पुट कर 2n minus 1 पाई, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज 2n minus 1 लैम्डा बाय 2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। करे करे शाबाश। डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, 2 पाई में पाथ डिफरेंस कितना आता है लैम्डा, तो फाई नॉट में कितना आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई नॉट, फाई नॉट कितना है 2n minus 1 पाई, इन जनरल लिख दिया, so that gets you 2n minus 1 lambda by 2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखें फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन resultant amplitude becomes maximum, resultant amplitude becomes maximum। तो खुद बताएं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज करना तो cos फाई कितना हो जाना चाहिए +1, +1 भी तो है ना, देखो जीरो से ही तो आगे जाएगा, कुछ ना कुछ ऐड कर पाओगे उसके, लिख दें cos फाई नॉट इज इक्वल टू +1, +1 का मतलब क्या है, फाई नॉट इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन 2n पाई। मतलब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक सिर्फ आपको टफ लग रहा है, हमें भी टफ लगता था, हर साल बच्चों को टफ लगता है, लेकिन उसका तरीका होता है। एक तो होता है कि एक बच्चा सोच के बैठ गया यार मैंने भी करना है, फिर तो कोई ताकत करवा ही नहीं सकती। एक होता है कि यार करने का मन तो कर रहा है पर पूरी तरह समझ नहीं आता, है ना, वो करवाया जा सकता है। मैंने बताया कि जब आप एडिशन कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वाली फॉर्म में, तो क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट होता है और ट्रफ ओवर ट्रफ होता है, और डिस्ट्रक्टिव कर रहे होते तो क्रेस्ट ओवर ट्रफ होता है। तो जैसे ही किसी ने कंस्ट्रक्टिव बोला तो दिमाग में आया क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, तो मुझे ये मैथ नहीं सोचना है, तो चलो एक डेरिवेशन के तौर पे हम कर रहे हैं, मैं इससे याद ही नहीं करता कभी भी, मैं तो सीधा उससे याद करता हूँ क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट। अच्छा वो तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी इवन पाई, वही तो है। और पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, भाई एक बात समझो यार, पाथ डिफरेंस पाई की फॉर्म में नहीं आता, फेज आता है पाई की फॉर्म में, एंगल आता है पाई की फॉर्म में, पाथ लैम्डा की फॉर्म में आता है, राइट? तो एटलीस्ट ये मिस्टेक ना करें, कल भी कर रहे थे अभी डिस्टेंस हमेशा लैम्डा की फॉर्म में। फिर से समझे, आपने जब एक क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ही डालनी थी तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया 0, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा एंड सो। क्लियर? जब डिस्ट्रक्टिव करना था तो क्रेस्ट और ट्रफ डालनी थी, क्रेस्ट और ट्रफ में फेज कितना, पाई, 3 पाई, पाई एंड सो। ठीक है, कुछ तो देखो दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचोगे कि मक्खन मलाई है ना, इतनी मक्खन मलाई सोया चाप पहले बनानी पड़ेगी, तो बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना, समझो उस बात को। आप इतना तो डिस्ट्रक्टिव मतलब क्रेस्ट ओवर, नमन खड़े हो जाओ फटाफट, 1 सेकंड में खड़ा हो जाओ जल्दी, यहाँ आगे बैठ। ऐसा नहीं कि मुझे फेस पे स्माइल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका टाइम होता है, राइट? सो क्रेस्ट ओवर ट्रफ, जब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग फॉर क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? फेज माय डियर, फेज, फेज इज एंगल, कितना
पाई और 3 पाई और 5। और पाथ में जब जाएंगे तब आपका आंसर लैम्डा की फॉर्म में। तो कितना पाथ? लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। अब देखो एक बार आपको कंफर्टेबली सामने आ गए, लेकिन अब जैसे ही 2 टॉपिक करेंगे उसके बाद फिर से वही पहुंच जाएगा अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आप अगर कंस्ट्रक्टिव को इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ है, तो आप बिल्कुल भी इसमें मार नहीं खाएंगे। क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट का मतलब दिख रहा है 0, 2 पाई, 4 पाई। क्रेस्ट ओवर ट्रफ का मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई। ये क्या चीज बोली मैंने? फेज। अगर हम पाथ की बात करेंगे तो लैम्डा की फॉर्म में जाएगा। कंस्ट्रक्टिव में 0 सीधा लैम्डा, फिर 2 लैम्डा। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो लैम्डा बाय 2 आधा, है ना, फिर 3 लैम्डा बाय 2, फिर 5। बताओ यार क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए। बट हाँ, इसमें ये वाली चीज जरूरी थी, हर किसी को पता नहीं। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। सो फाई नॉट इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई एंड 2 एंड पाई। इसके लिए आ गया कंस्ट्रक्टिव। ऐसे ही पार्ट डिफरेंस करके लिखिए। पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू, अब ये लिखते हो फिर से वो डायग्राम लिखना चाहिए यार। 2 पाई फेज चेंज में लैम्डा का पाथ चेंज होता है, तो फाई नॉट में कितना होगा? यू नीड टू बी सीरियस, यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आप हर चीज मजाक में नहीं ले सकते। और ये 6ठी 7वीं क्लास की पढ़ाई नहीं है, ये 11th की पढ़ाई है जो आपको ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करती है। आपने ऑप्ट किया एक साइंस स्टूडेंट बनने के लिए, तो हंसी मजाक में नहीं चलेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए बातों को समझिए कि आप सीधे रट्टे लगा के यहाँ से काम नहीं चला पाएंगे। आपको इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, जो आपको बार बार बताया जा रहा है। फिर देखिए ध्यान से, आप पार्ट डिफरेंस की बात करें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई नॉट। जब बोला लैम्डा अपॉन 2 पाई तो साथ साथ फ्लैश हुआ वो एक वेग, लैम्डा 2 पाई, लैम्डा इन 2 पाई, हाउ मच इन फाई नॉट। क्लियर? चलिए देखें, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2 n पाई, पाई गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, सो n लैम्डा। ये तो था। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए? या तो 0, या फिर लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा। दैट्स इट। सो हालांकि मैं करना था, मैं फिर बोलता हूं कि मैं कभी सपोर्ट नहीं करता कि आप इस फॉर्मूले को याद करें, लेकिन 1 मार्क में आएगा। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, जो कहते हैं कि मैं तो इससे करूंगा तो ठीक है भाई, अदरवाइज मेरा तरीका है आपको वो डायग्राम दिखाई। बस हो गया, डन। अब लिखो निको अपने फटाफट लिखिए। व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, what will be the path difference between two waves if phase difference between them is pi by 3? If phase difference between them is pi by 3, phase difference given है, आपको path difference निकालना है। करें फटाफट। What will be path difference is if phase difference is pi by 3? Lambda by 6, is it? Yes sir. ठीक है, देख सकते हैं सभी। किसी को ये याद है नहीं है? You can straight away go with कि पार्ट डिफरेंस निकालना है। अच्छा, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस निकालना है, मतलब लैम्डा होता है 2 पाई के लिए। अभी किसके लिए पूछा है? पाई बाय 3 के। लैम्डा इज फॉर 2 पाई, हाउ मच फॉर? पाई बाय 3। सो पाई इज गॉन, इट कम्स आउट टू बी लैम्डा बाय 6। अभी समझ में आया क्या बता रहा हूं? और थोड़ा आगे लेके चलता हूं इसको, लिखिए जरा, देखिए। amplitudes of two superposing waves, amplitudes of two superposing waves are 5 centimeter each, and path is lambda by 6, and path difference between them is lambda by 6. Find the resultant amplitude. Find resultant amplitude.
करें आप जरा इसे। तो देखिए जरा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई नॉट रिक्वायर्ड है, राइट। आपको क्या गिवन है? पाथ डिफरेंस। मैं क्वेश्चन तब कर पाऊंगा जब मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो वापस से दिमाग में यही चलना चाहिए कि अरे यार, जब लैम्डा का पाथ चेंज होता है तो फेज चेंज करता है 2 पाई से। सो फेज चेंजेस बाय 2 पाई इफ द पाथ चेंजेस लैम्डा। हाउ मच विल बी फेज चेंज इफ पाथ चेंजेस लैम्डा बाय 6? क्लियर? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 3 कितना आ गया? पाई बाय 3। पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री। सो cos पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2। आप यहाँ 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब देखें 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/2। अब तो ठीक है, तो ये बन गया 5√3। क्लियर? 5 स्क्वायर 3 बार है ना, तो 5 स्क्वायर का बाहर 5 निकलेगा, 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 3। 5√3 विल बी द आंसर। आया समझ? ठीक है, चलो देखो, तो हम अभी सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाह रहे हैं कि एग्जाम के पढ़ने से हमारी चीजें कवर हो जाए, बट बिल्कुल उसको ऊपरी तौर पे नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वेव्स के सुपरइम्पोजिशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। इस रूम के अंदर 2 वेव्स एंटर हुई, वेव दूसरी वेव से पहले एंटर हुई। कितना पहले? पाथ डिफरेंस का मतलब तो समझते हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे पुष्पांजलि तक का डिस्टेंस और मुझसे वो वंशज तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस अलग है ना। यहाँ तक की पाथ लेंथ अलग है और वहां तक की पाथ लेंथ अलग है। लेंथ का मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं तो क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस। मुझसे चलने वाली वेव्स का यहाँ पहुंचना और वहां पहुंचना, उसके अंदर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट लेंथ माइनस दिस। तो फेज एक ऐसी चीज है जिसे समझना सबसे टफ पार्ट है, दिखाई नहीं देता, लेकिन पाथ लेंथ तो दिखाई देती है ना, कि यहाँ से वहां जाना माइनस ये। तो अगर आपको ये बताया जाए कि इस रूम के अंदर, यहाँ पे एक बार सभी यहाँ से देखना, इस रूम के अंदर एक वेव जब एंटर करी तो दूसरी वेव ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो आपको पता लगा दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है। आगे बात समझे? दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस पता लग गया, उसके बेसिस पे आप दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। क्योंकि फेज डिफरेंस कैसे निकलता है? ये वाला डायग्राम, 2 पाई का फेज डिफरेंस है लैम्डा में, ये लेंथ सपोज 5 लैम्डा है या 5 लैम्डा बाय 2 है, 7 लैम्डा बाय 2 है, उसके अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा? फेज डिफरेंस। जैसे आपको फेज डिफरेंस मिलेगा, अब आप एम्पलीट्यूड निकालो, सुपरइम्पोजिशन को समझो। ठीक है, चलो अब मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करता, एक सिंपल इसकी एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं जो आपको समझने में शायद अंडरस्टैंड। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? कोई गिटार प्ले करता है आप में से? गिटार, फ्लूट, तबला एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या गिटार प्ले करते हो? ठीक है, कभी सुनाओ यार। तो गिटार प्ले करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? स्ट्रिंग को प्लग करते हो, इतना सभी जानते हैं। ना सिर्फ स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, बल्कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालने के लिए आप अलग अलग जगह से नो, तो वही आप समझाने जा रहा हूं कि जो प्रेस करते हैं इसका मतलब एक्चुअली क्या होगा। आप स्ट्रिंग की लेंथ को वेरी करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ के बेस पे वहां पर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टेशनरी वेव बनती है। कौन सी वेव बनती है? टॉपिक हमारा क्या है? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव देखने में लगभग कैसी दिखाई देती है? आपके घर जो कपड़े सुखाने वाली तार है, उस तार को पकड़ के ऐसे खींच लो तो वो आपको, मतलब अगर तो वो बहुत ही मोटी है तब तो बात बनेगी नहीं। अगर पतली तार है और आपने एकदम से प्लग किया, वो टाइट है और प्लग किया, जैसे सितारियां गिटार की होती है, तो आपको लगभग ऐसे ऐसे दिखाई देती है। गॉट दैट? ये आपको पैटर्न जो दिखाई देगा वो क्लोज टू स्टैंडिंग वेव पैटर्न दिखाई। अब अगर 100% स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन जाए तो वहां से एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती। नाम सुनो ध्यान से, स्टैंडिंग वेव। एक ऐसी वेव, एक ऐसी डिस्टरबेंस जो स्टैंडिंग है, जो आगे नहीं चल रही। डिस्टरबेंस आगे जा नहीं रही, बस वहीं पे प्रेजेंट है, वायर को ऑसिलेट करवाई जा रही है, दैट्स कॉल्ड अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अब जब वायर ऐसे कोई भी चीज जब ऑसिलेट करती है तो साउंड क्रिएट, समझ रहे हैं आप?
जब मच्छर है, सपोज मच्छर आपसे बहुत दूर है, आपको उसके भिनभिनाने की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, वो जितना कान के पास आएगा आपको साउंड आने लगेगी मीठी मीठी सी, है ना। तो वो जो साउंड आ रही है वो किसके कारण आ रही है, वो बोल थोड़ी ना रहा है, उसके जो विंग्स है, पंख है, उनको वो हिला रहा है, उससे वो साउंड जनरेट होगी। तो आपको बीइंग साइंस स्टूडेंट ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑसिलेशन से क्या क्रिएट होती है, कोई ना कोई वेव क्रिएट होती है। वो वेव अगर साउंड की कैटेगरी में आ रही है, आप सुन सकते हैं, तो आपके लिए वो क्या बन जाएगी, साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक भी होती है, इंफ्रासोनिक भी होती है, फाइन, ठीक है। चलिए फिर सुनिए ध्यान से, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। उसका मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या क्रिएट होती है, क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है। स्टैंडिंग वेव बनने की वजह से एनर्जी वहां बंध के रह जाती है, वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं होती, वो स्टैंडिंग वेव होती। अब एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सोचिए आपने रदरफोर्ड मॉडल और बोहर थ्योरी पढ़ी, यस और नो। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ बताऊंगा, इसलिए ऐसे पूछ सकते हो। आपने रदरफोर्ड मॉडल और फिर बोहर थ्योरी पढ़ी, अब तो बोल दो यस। तो रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, व्हाई, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग, प्रॉमिस किया मैंने क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इट मस्ट लूज एनर्जी। इफ इट लूजेस एनर्जी तो उसका पाथ ऐसे 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 से छोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली वो कहां चला जाएगा, इट मस्ट मर्ज इन द न्यूक्लियस, एटम इज वैनिश्ड, सो शुड नॉट सर्वाइव, बट इट सर्वाइव्स। तो बोहर ने उसके लिए क्या बताया, जितना आपने पढ़ा वो ये था, भाई बोहर ने कह दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज NH अपॉन 2 पाई। फिजिक्स में आप ये पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली वेव तो पढ़िए केमिस्ट्री में, लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv पढ़ा है आपने, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, उसी को मैटर वेव कहा जाता है। सो अब पूरा ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, कुछ ना कुछ मोमेंटम है उसके पास, स्पीड है, उस मोमेंटम की वजह से इलेक्ट्रॉन वेव जनरेट होगी, डी ब्रोगली की वजह से बनने वाला स्टैंडिंग वेव पैटर्न। इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेव है वो ऑर्बिट के अंदर एक स्टेशनरी वेव पैटर्न बनाती है। अगर स्टेशनरी वेव पैटर्न बन गया तो एनर्जी वहां से बाहर नहीं। तो जितना मैंने कहा, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कि हमने अभी तक पढ़ी है प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें एनर्जी आगे जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव, जिसमें एनर्जी वहीं पे रुक जाती है, एक रीजन के अंदर बंध के रहती है। अब वो वेव जो साउंड क्रिएट कर रही है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वो यही बनी। आप सोचिए गिटार में भी ऐसे पकड़ते हैं कहीं ना कहीं से, है ना, या फिर अगर आपने कभी फ्लूट बजाने वाले देखे हो, एक्चुअल फ्लूट जो बजाते हैं, तो उसमें वो सुराख होते हैं काफी सारे, दे कीप ऑन प्रेसिंग दोस, वो प्रेस करके वो मैनेज करते हैं, वही चीज जो इसको प्रेस करके मैनेज हो जाए कि कितनी ज्यादा लेंथ की स्टेशनरी वेव बन पाए, राइट। स्टेशनरी वेव बनने से एनर्जी वहां बन के रहेगी और उससे एक लाउड साउंड क्रिएट। आपने से स्कूल में किसी ने रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, वो एक ट्यूब है, उसके ऊपर आपने ट्यूबिंग फॉर्क रखना है, किसी ने किया है, नहीं किया, कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट, नो वरीज। बट मैंने जो आपको लास्ट एग्जांपल दिया उससे आप कोरिलेट कर पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है और उसे एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका पाथ छोटा होता जाना चाहिए और अल्टीमेटली इट शुड मर्ज इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम शुड वैनिश, बट डजंट टेक प्लेस। आपको सिर्फ इतना पढ़ाया गया कि बोर ने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई, बट उसको प्रूव कैसे करते हैं वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। वो प्रूव करने के लिए जो मेन असम्पशन है वो ये मानी गई है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, कहां पे रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपने डुअल नेचर पढ़ी है ना, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड है, उसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव। क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, केमिस्ट्री पढ़ लो चलो थोड़ी सी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv, ये वाली वेव को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेव। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड, और वो डी ब्रोगली वेव उस ऑर्बिट के अंदर कौन सी वेव बनाती है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एनर्जी वहीं पे रुक के रहेगी। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तब तक उससे एनर्जी नहीं निकलती, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तभी एनर्जी निकलती है।
ठीक है, तो कुछ जरा बहुत 10-20% दिमाग में गया होगा कि हाँ भाई स्टेशनरी वेव कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। अब लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, applications of principle of superposition. लिखिए नंबर 1 इंटरफेरेंस। ये जो डेरिवेशन मैं आपको करवा दी बेसिकली इंटरफेरेंस की डेरिवेशन की काउंट की। इंटरफेरेंस अब लिखिए when two same kind of waves, when two same kind of waves traveling in same direction, when two same kind of waves traveling in same direction, having same wavelength, having same wavelength, superimposed with a constant phase difference, superimposed with a constant phase difference, with a constant phase difference, comma, interference takes place, interference takes place such that amplitude at certain places becomes negligible, amplitude at certain places becomes negligible, whereas certain other places becomes much larger, becomes much larger. Amplitude at certain places becomes negligible and at certain other places becomes much larger. ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे इंटरफेरेंस तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम काइंड की हैं, उनके बीच में क्या चीज कांस्टेंट है? फेज डिफरेंस। क्या चीज कांस्टेंट है? फेज डिफरेंस। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये आप वेव ऑप्टिक्स में +2 में जाके पढ़ेंगे। अगर डेरिवेशन करनी बाई चांस आ जाए तो उसमें यहां से कर लोगे, डेरिवेशन आ जाए तो जो ये करी थी ना यही कर देना, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। लिखिए A standing wave is formed, a standing wave is formed due to superimposition of two waves of same kind, two waves of same kind having same wavelength and amplitude, having same wavelength and amplitude, traveling in opposite direction, traveling in opposite direction with same speed, traveling in opposite direction with same speed। ठीक है, फिर सुनिए स्टेशनरी वेव बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली में तो स्टेशनरी वेव बनती है कि एक वेव आगे की तरफ जा रही है और वो कहीं से रिफ्लेक्ट होगी, जब वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तब भी इधर से तो वेव जा ही रही होगी, तो एक वेव आगे की तरफ जा रही है और दूसरी वेव रिफ्लेक्ट होके पीछे की तरफ आ रही है, तो दो वेव्स हैं जो सेम काइंड की है, क्योंकि वो सेम मीडियम में तो स्पीड भी सेम होगी। कल इस बात पे डिस्कशन हुआ, किसने वेव जनरेट करी उस पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड डिपेंड कर सकती है, लेकिन वेव की स्पीड से चल रही है उसे कौन डिसाइड करता है? मीडियम डिसाइड, राइट।
सो एक ही मीडियम है इसलिए दोनों की स्पीड सेम है, बट दे मस्ट बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सीधा ध्यान रखिए, वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेम मीडियम है तो स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, स्पीड सेम होगी, उनकी वेवलेंथ सेम होगी, उनकी एम्पलीट्यूड भी सेम कंसिडर। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो याद करो जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है वो a माइनस ए हो जाएगा। a माइनस ए मतलब 0, यानी जहां पे हमें मिनिमम मिलेगा वहां बिल्कुल ही डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बंद, और जहां मैक्सिमम मिलेगा वहां पे a प्लस सी यानी 2। खुशी समझ में आ रहा है? डिस्ट्रक्टिव मतलब a माइनस ए 0, कंस्ट्रक्टिव मतलब a प्लस ए 2a। तो अगर दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है तो आपको पैटर्न बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा प्रॉपर कि एक जगह पे 0 डिस्प्लेसमेंट, एक जगह पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2। सो फिर एक बार ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन क्या है, पढ़ो और याद करो क्विकली। ओके फाइन। हाँ जी पढ़ा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें? वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन, मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, मस्ट हैव सेम स्पीड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। बस तो ऐसा होने से जो पैटर्न आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाता है? स्टैंडिंग वेव पैटर्न। नेक्स्ट लाइन में लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। इन एक्चुअल it is formed due to superposition of a progressive wave, superposition of a progressive wave with its reflected wave, superposition of प्रोग्रेसिव वेव विद इट्स रिफ्लेक्टेड वेव, यानी एक वेव आगे जा रही है उसके रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ रही है। ध्यान से सुनो, गिटार के ऊपर आपने वेव क्रिएट कर दी, तार दोनों तरफ से बंधी हुई है, वेव आगे जाती है, उससे आगे तो जा ही नहीं पाती, जहां बंधी हुई है वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जब तार एक जगह से बंधी होती है तो वो रिजिड बाउंड्री काउंट होती है, रेयर बाउंड्री काउंट होती है। रिजिड बाउंड्री पे अगर क्रेस्ट भी है तो वापस क्या आएगी? ड्रॉप। आ रही है बात समझ में? और अगर रिंग हिल सके ऐसे तो क्रेस्ट comes back in the form of crest itself। तो अब समझो फिर से कल वाली चीज से आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक वायर है, वायर को अपने प्लग किया तो अपने वेव क्रिएट कर दी, वो वेव पल जब आगे जाती है तो डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो आप बार बार ऐसे कर रहे होते हैं, है ना, बार बार ऐसे कर रहे होते हैं तो उससे क्या बार बार वेव्स जनरेट कर रहे हैं और बार बार रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। अब उनके बीच में हो रहा है सुपर इम्पोजिशन, उससे स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन गया जो बहुत ही बढ़िया सुरीली आवाज निकालता है ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच विल डिराइव टुडे। ठीक है, तो चलो इसमें मैंने क्लियर किया कि एक वेव और उसकी रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए मीडियम गेट्स डिवाइडेड, परेशान ना हो बिल्कुल भी, आप ही के लिए करवा रहा हूं। मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू a number of segments, medium gets divided into a number of segments as shown below। as shown below ऐसे करके बनाओ। जो तार है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, अब समझना। अगर मैंने दो जगह से दबा दी सपोज, क्या ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि यहाँ से अगर आपने प्रेस करी है तो ये भी ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पे बिना प्रेस किए ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि वहां से वेव ऐसे ऊपर नीचे हो। तो उतनी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ना तो मैंने गिटार सिखाना है ना तुमने सीखना है, सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ पे भी वायर टाइड है, यहाँ पे भी वायर टाइड है, आपने उसे एग्जैक्टली यहाँ से प्रेस कर लिया, प्रेस करके आपने कहीं बीच से प्लग कर दिया इधर से, तो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे यहाँ पर ये प्रेस है, यहाँ पे टाइड है, वैसे बीच में एक पॉइंट और अपने आप जनरेट हो जाए जो बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर। तो ऐसे करके वायर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, मीडियम सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब ये जो पॉइंट्स जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले हैं इनको नोड्स के n1 n2 n3 n4 हमने लिखा मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ
सेगमेंट्स। और जो एग्जैक्टली इनके मिडिल में पॉइंट्स, इनको एंटी नोड्स कहते हैं। ठीक है, बिना मेरे बताए आप देख सकते हैं नोड्स वो पॉइंट्स हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट 0 है, और एंटी नोड्स वो पॉइंट्स हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। क्लियर? तो यहां से लेके आगे तक मीडियम के अंदर आप जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा। इस पार्टिकल की एम्पलीट्यूड 0, इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसकी एम्पलीट्यूड समथिंग इन बिटवीन, आगे फिर से कुछ और। सो अब एम्पलीट्यूड जो है वो इस बात पे डिपेंड करे कि पार्टिकल कहां लाएगा। सो लिखिए जरा, लिखिए पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स। पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में जो हम अभी लिख रहे हैं ये आएगा। डिफाइन स्टेशनरी वेव एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ये लिख रहे हैं। तो डिफाइन कर चुके हैं आप, ये डायग्राम बनेगा साथ में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? There are some points which have zero displacement. So points of zero displacement are called nodes. N-O-D-E-S, nodes. लिख दिया? साथ में मेंशन करें, energy cannot pass across these points. Energy cannot pass across these points. इन points को क्रॉस नहीं कर सकती एनर्जी, क्योंकि वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे हैं। ऑसिलेट करेंगे तो एनर्जी आगे पास करेगी। तो लिखिए points of maximum amplitude are called antinodes. Points of maximum amplitude are called antinodes. Antinodes. Clear? अब लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन में। आपको क्या लग रहा है, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? याद रहे, फेज पाई की फॉर्म में बताया जाता है और डिस्टेंस लैम्डा की फॉर्म में बताया जाता है। तो आप बताएं जरा, आपके अकॉर्डिंग एक नोड और दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस कितना लग रहा है आपको? लैम्डा बाय 2। एक्सीलेंट। आप अगर देखिए ध्यान से तो वेव ऐसे बनती है, यहां से यहां तक लैम्डा बनेगा, तो यहां कितना बनेगा? लैम्डा बाय 2। टेक अ लिटिल इंटरेस्ट, फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ओके, देखिए जरा, लिखिए जरा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटीनोड्स। ये फिर से एक 1 मार्क क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटीनोड्स is lambda by 2. Two consecutive nodes or antinodes is lambda by 2. Done? अच्छा बताओ, नोड और एंटीनोड के बीच में कितना है? lambda by 4। अदा कर दो, दिख रहा है ना साफ साफ। लिखिए जरा, whereas between consecutive node and antinode is lambda by 4। आधा हो गया उसका। हर चीज डायग्राम से चलेगी। मीडियम सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। सेगमेंट्स को कौन अलग अलग कर रहा है? नोड्स अलग अलग कर रहा है। नोड्स वो पॉइंट है जिनकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एनर्जी उनके क्रॉस पास नहीं कर सकती। उनके बिल्कुल मिडिल में लाई करते हैं वो पॉइंट जहां के पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीनोड्स। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? दिख रहा है, लैम्डा बाय 2। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटीनोड के बीच में कितना है? लैम्डा बाय 4। वो भी क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। डन? नेक्स्ट लाइन लिखिए, लिखिए all the particles in one segment, all the particles in one segment vibrate in same phase। vibrate या oscillate लिख सकते हो, oscillate in same phase। all the particles in same segment या one segment oscillate in same phase। same phase का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। वो याद है आपको, छोटे होते पनिशमेंट क्या मिलती थी? क्लास शोर कर रही है, सर आए या मैडम आए, तो उसके उन्होंने क्या कहा, स्टैंड अप, सारे एक साथ खड़े हो गए। सिट डाउन, सारे एक साथ बैठ गए। स्टैंड अप, फिर खड़े हो गए। तो जब तक वो सिंक्रोनिज्म में नहीं आता तब तक वो स्टैंड अप सिट डाउन चलता रहता है। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? बहुत बढ़िया। तो हम आसपास की जनरेशन में जी रहे हैं इसका मतलब। तो अब समझो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल जो इन दो पॉइंट्स के बीच में है
वो एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। इस पार्ट के सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, मतलब ऊपर जाएंगे तो सारे एक साथ ऊपर जाएंगे, देख रहे हो हाथ, सारे एक साथ ऊपर जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो फिर सारे एक साथ नीचे जाएंगे। इसको कहते हैं सेम फेज में वाइब्रेट करना। सब अपना अपना एक्सट्रीम भी एक साथ अटेन करते हैं और सभी मीन पोजीशन भी एक साथ क्रॉस करते हैं और सेम डायरेक्शन में क्रॉस। क्लियर? लिखे सर, ये आप मेंशन कर चुके हैं। ऑल द पार्टिकल्स इन वन सेगमेंट वाइब्रेट इन सेम फेज। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रख लो, दैट इज they simultaneously cross their mean position. That is, they simultaneously यानी एक साथ cross their mean position in same direction. They simultaneously cross their mean position in same direction. That's okay. लेकिन उन सभी की जो एम्पलीट्यूड है वो तो अलग अलग है। नोड से लेके एंटी नोड तक की एम्पलीट्यूड बढ़ती जा रही है। मानते इस बात को? जिसको ना समझना है हैंड रेज करना, कोई जल्दी नहीं, आज वैसे भी संडे। तो नोड से एंटी नोड की तरफ जाते हुए आप देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड बढ़ रही है? हाँ, नहीं देख पा रहे? ये तो बिल्कुल ही ऑसिलेट नहीं कर रहा। जो पार्टिकल ऐसे बता दो, आप ना बिल्कुल भी ना परेशान होकर मत बैठो, आसान आराम से बैठो, छुट्टी आपकी मर्जी से हो। ये देखो, ये पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, ये और ज्यादा से, और ये सबसे ज्यादा से। क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है? कैसे पता चलेगा? वेव्स थी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है ना। y1 is equal to a sin omega t minus kx, y2 is equal to a b sin omega t minus kx plus phi naught टाइप से था ना, और फिर जो रिजल्टेंट बनती है वो भी सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी से बनती है। तो ऐसा समझिए कि ये सारे पार्टिकल्स, मीडियम के सारे पार्टिकल्स उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं जो उन दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सब कर सकते हैं। एसएचएम के अंदर एक पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? दोबारा बोलो जोर से, ओमेगा ए। वेरी गुड। ये सारे पार्टिकल्स एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यस और नो? तो इसका मतलब ये जब भी ऑसिलेट करते हैं तो इनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है? ओमेगा ए। कोई बताएगा वो मैक्सिमम स्पीड एक्सट्रीम पे आती है कि मीन पे आती है? मीन पे आती है, बिल्कुल। एक्सट्रीम का मतलब होता है जहां स्पीड जीरो हो जाएगी, वापस मीन पे आएगा तो स्पीड मैक्सिमम बन जाएगी। क्लियर है? तो फिर समझे, सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन को एक साथ क्रॉस करते हैं और एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, लेकिन सबकी स्पीड्स अलग अलग होती है। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके ट्राई को सबसे दूर जाके आना, ओमेगा ए सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें क्या पॉइंट मेंशन करना है? वी हैव रिटन ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फेज, दे क्रॉस द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखिए, the maximum velocity of the particle at antinode is maximum. Maximum velocity of the particle at antinode is maximum as its amplitude is maximum. As its amplitude is maximum, ब्रैकेट में लिख दो ओमेगा ए। ठीक है, ये तो हो गया एक सेगमेंट। अब एक सेगमेंट के पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं तो दूसरे सेगमेंट के नीचे आते हैं, तो आप इसे ऐसे शो कर देंगे तो आपको ये देखने में भी अच्छा लगेगा। बना दीजिए, शाबाश। और एक्सप्लेन करना भी इजी होगा। जो पहले बनाया था उसी में कर देते, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं। जो एक बार आपने बना दिया उसी में चलेगा। ये डायग्राम बार बार नहीं, जस्ट वंस। ठीक है, हो गया? लिखिए जरा,
particles of consecutive segments have a phase difference of कोई आंसर करना चाहे तो कर सकते हैं। एक के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई। दोनों ऊपर जा रहे होते हैं तो फेज डिफरेंस या तो 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई। पाई 3 पाई 5। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव सेगमेंट्स इज पाई। अगेन वन मार्क क्वेश्चन। तो सारे मीडियम के पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन क्रॉस करेंगे, लेकिन ये ऊपर की तरफ करेंगे, ये नीचे की तरफ करेंगे और ये ऊपर की तरफ। आगे सारी बातें आपको समझे? होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। अब एक और बात लिखिए स्टार मार्क करके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन is same for all the vibrating particles. Frequency of vibration is same for all vibrating particles. All vibrating particles. ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं फिर यहां से रीड कर लेंगे। आप एक चीज सोचिए, जब सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं तो उस समय कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? काइनेटिक एनर्जी। एक्सीलेंट। मीन पोजीशन क्रॉस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। एक साइकिल का मतलब क्या होता है? क्यों मंशा, एक साइकिल का मतलब क्या है? यहां से शुरू किया था, वापस ही पहुंच गए, यहां पर एनर्जी पोटेंशियल थी, काइनेटिक हुई, फिर पोटेंशियल बनी, फिर काइनेटिक बनी। तो एक साइकिल में एनर्जी 2 बार काइनेटिक बनेगी और 2 बार पोटेंशियल। लिख दें फटाफट। द energy in each cycle becomes twice completely kinetic, and twice completely potential। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि काइनेटिक कब हुई? मीन पोजीशन क्रॉस करते हुए। पोटेंशियल कब हुई? एक्सट्रीम पे जाना। ट्वाइस कंप्लीटली काइनेटिक एंड ट्वाइस कंप्लीटली पोटेंशियल। तो अब ये आपके नोट्स में पेज नंबर 15 पे गिवन, पेज नंबर 15 इन योर नोट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है, इन ए स्टेशनरी वेव द डिस्टर्बेंस डज नॉट एडवांस फॉरवर्ड, द कंडीशन ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स merely appear and disappear। सॉरी, आपको 12 पेजेस मिले हुए हैं, कोई बात नहीं संजीव जी, इनको 12 तक पेजेस मिले हुए हैं, तो आप ऐसा कर दें कि पेजेस निकाल दें 21 तक। हाँ ठीक है, अभी मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। मीडियम में जो 2 साउंड वेव्स आई वो हमने सेम फ्रीक्वेंसी की मान ली, तो उन दोनों के सुपरइम्पोजिशन से जो वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी है, उसकी वजह से जो ये पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई नहीं, मैं रीड कर देता हूँ, आपको कुछ आइडिया तो लग जाएगा ना। ये कहता है कि वेव डज नॉट एडवांस फॉरवर्ड, merely the crests and troughs are formed at the same position। ठीक है, disappear in the fixed positions to be followed by opposite condition after every half the time। opposite condition after half time। During the formation of a stationary wave, the medium is broken into loops or segments between equally spaced points called nodes, which remain permanently at rest, and midway between them are points called antinodes, where displacement amplitude is maximum। The distance between 2 successive nodes or antinodes is lambda by 2। All the particles of medium except those at nodes execute simple harmonic motion with the same time period about their mean position। The amplitudes of the particles are different at different points। Amplitude varies gradually from 0 at nodes to maximum at antinodes। Maximum velocity is different at different points। Its value is 0 at nodes and progressively increases towards antinodes। All the particles attain their maximum velocities simultaneously। सबको maximum velocity एक साथ मिलती है क्योंकि सारे mean position एक साथ क्रॉस। ठीक है, all the particles in a particular segment between 2 nodes vibrate in same phase, but the particles in neighboring segments vibrate in
opposite phase. Twice in each cycle the energy becomes alternately wholly potential and wholly kinetic. It is wholly potential वगैरह वगैरह. There is no transfer of energy across any section of the medium because no energy can pass through a nodal point. Stationary wave has the same wavelength and time period as the two component. तो मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, इससे आसान लैंग्वेज में लिखा है. तो अगर आप समझेंगे ये सेगमेंट बन गए, इनको कौन अलग अलग कर रहे हैं, नोड्स कर रहे हैं. नोड्स के बिल्कुल बीच में क्या है, एंटी नोड्स. अब क्या बताना है, सारे के सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम टाइम पे वाइब्रेट कर रहे हैं. एक सेगमेंट के सारे पार्टिकल्स की का फेज भी सेम है और कॉन्सेक्यूटिव का फेज पाई फेज आउट है, राइट. अब सारे के सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड 0 है, इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. अब ओमेगा ए ध्यान आती है, अरे मैक्सिमम स्पीड लिखने जाएंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी लिखेंगे तो वो 0 से लेके एंटी नोड तक इंक्रीज करेगी, नोड से लेके एंटी नोड तक इंक्रीज करेगी. बस ये सारे फंक्शन हो जाएगा. अब इसका मैथमेटिकल पार्ट करते हैं. देखिए जरा, लिखो लिखो, आप ही की बताई के लिए तरफ लिखो शाबाश. consider following two progressive waves. Consider following two progressive waves traveling opposite to each other. Traveling opposite to each other. Opposite to each other. Y1 is equal to A sin of omega t minus kx. ये तो अच्छे से रट गया होगा. A sin omega t minus kx. ये वाली वेव कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. अच्छा, आपको क्लियर किया था कि अगर आप स्टेशनरी वेव पढ़ना चाहते हो तो दोनों वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट चलनी चाहिए. तो एक वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो दूसरी कहाँ जानी चाहिए, नेगेटिव एक्स में. तो एम्पलीट्यूड सेम कंसीडर करो. y2 is equal to a sin of क्या लिखूं, ओमेगा t प्लस kx. आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. आप यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हैं, मतलब पाई फेज आउट भी कर सकते हैं. सुनना ध्यान से, ये एक वेव राइट में जा रही है, ये लेफ्ट में जा रही है. लेफ्ट में जो वेव जा रही है वो रिफ्लेक्ट हो क्या, ये रिफ्लेक्शन जो है वो रेयर बाउंड्री से भी हो सकता है और डेंसर से भी हो सकता है. अगर रेयर बाउंड्री से हुआ है तो ऐसा लिखना है, और अगर डेंस से हुआ है तो साथ में प्लस पाई लिखना पड़ता है, यानी बाहर एक माइनस साइन आता है. क्या बात सबको समझ में आई? सो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कोई बात. सो a sin omega t minus kx, a sin omega t plus kx. आप ब्रैकेट में लिख देना रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर बाउंड्री. Reflected from rarer boundary. ठीक, अब लिखें according to principle of superposition. हाँ, हमें लिख के दिखाना पड़ेगा. आप सोचो ना, मतलब there are two possibilities. A wave which is traveling in positive x direction would either get reflected from a rarer boundary or from a denser boundary. So I just assume कि चलो मान लेते हैं rare से reflect. आप denser करो तो भी चलेगा. किसी आएगा, लेकिन नेचर ऑफ द वेव सेम है. अभी मैं इसको जब फाइनल टेस्ट दूंगा तो आपको समझाऊंगा. सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते थे, लेकिन वो चेंज करने फिर बहुत ही टफ हो जाता, उतना में करने की जरूरत नहीं है. जस्ट नीड टू हैव टाइम. सो y is equal to y1 plus y2 according to principle of superposition. According to principle of superposition, y is equal to y1 plus y2. तो y is equal to ये प्लस ये करना है, a इंटू कर दो सीधा, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a इंटू प्लस ये बाहर आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. ठीक है. अब आपको पता है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी क्या होते हैं, है ना. मेडिकल वालों को पता है ना, साइन ऑफ a माइनस बी इज साइन a cos b माइनस cos a साइन b. साइन a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a साइन b. तो लिख दो सर. मैथ्स वाले इसको साइन c प्लस साइन b की फॉर्म में भी सोच के लिख सकते हैं.
तो मैं अलग से लिख के दिखा देता हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स। जब हम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को ओपन करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है। इसे ओपन करेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ के एक्स। अग्री? अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी। हमारे पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो ये मैं डायरेक्टली यहां पे यूज करूंगा, ट्वाइस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स। इसे रीअरेंज करके बस आखिरी ऐसे लिख देना 2a cos kx sin ओमेगा। कंप्लीट करें यहां पर, लिखा? तो देखो जितना आपने आज कर लिया उसका सबसे आसान पार्ट है, दो वेव्स है, एक पॉजिटिव एक्स में जा रही है, एक नेगेटिव एक्स में जा रही है। पॉजिटिव एक्स वाले के लिए माइनस साइन डाला और नेगेटिव एक्स वाले के लिए प्लस साइन, दोनों को ऐड किया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको ओपन करना होता है। ऐड किया तो क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी cos kx। अब मेरे कहने से सिर्फ एक काम करना है आपने, kx वाली टर्म आगे लिखनी है, x वाली टर्म आगे लिखनी है, ओमेगा टी वाली बाद में। कारण समझना होगा। वो जो ने लूप्स बनाए थे उन लूप्स पे एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि पार्टिकल कहां है। एम्पलीट्यूड ध्यान दे जरा, एम्पलीट्यूड इस बात पे डिपेंड कर रही है कि पार्टिकल कहां है। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन x। पार्टिकल्स क्या एग्जीक्यूट कर रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो है तो सही सिंपल हार्मोनिक मोशन। a sin ओमेगा t एम्पलीट्यूड इनटू sin ओमेगा t क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। all the particles are vibrating with same frequency as the frequency of the two superimposing waves. But my dear, when you look at this, this is the new amplitude function which depends upon the position of the particles. x को 0 पुट करो तो मैक्सिमम आ रहा है, यानी इस वेव के केस में जो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है वहां पे एंटी नोड बनेगा। अगर ये साइन का फंक्शन आ जाता तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने से 0 आने वाला था, यानी उसके केस में क्या बनता, नोड बनता। आ रही है समझ में आपको? सो लिखिए यहां तक सभी ने, अब स्टार मार्क करके लिखो, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स ए स्टैंडिंग वेव। मतलब इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स का फंडा ही खत्म हो गया, ओमेगा टी अलग चला गया, के एक्स अलग चला गया, तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है ही नहीं। इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव विद एन एम्पलीट्यूड, लिखिए विद एन एम्पलीट्यूड 2a cos kx, with an amplitude 2a cos kx, which depends upon the position in given medium, which depends upon the position in given medium। मीडियम में कहां पर वो पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए x इज इक्वल टू 0 पे नोड है कि एंटी नोड, कोई बात नहीं दोबारा सोच लो। नोड उसे कहते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, एंटी नोड उसे कहते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। आप x को 0 पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, दैट मींस क्या बनेगा, एंटी नोड। होप इट इज क्लियर? अब लिखो 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 शाबाश। द पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव आर, possible equations of stationary wave are, लिखते हैं प्लस माइनस 2a sin kx sin ओमेगा टी। अब इसको ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा कंपटीशन वाले बच्चों को, सीबीएसई वालों के लिए समझना है। प्लस माइनस 2a sin kx sin ओमेगा टी प्लस माइनस 2a sin kx cos ओमेगा टी प्लस माइनस 2a cos kx cos ओमेगा टी प्लस माइनस 2a cos kx sin ओमेगा। इसमें से कोई भी, ये कितनी इक्वेशंस है,
8 प्लस भी है माइनस। इन 8 इक्वेशंस में से कुछ भी आ जाए वो स्टेशनरी लिक्विड। तो पहली बात ये समझ आनी चाहिए कि जिसमें ओमेगा टी के एक्स एक साथ हावी होते हैं, एक्स प्लस माइनस बी टी, वो होती है ट्रेवलिंग वेव। जिसमें ओमेगा टी के एक्स दिखाई तो दे रहे हैं पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो ट्रेवलिंग वेव नहीं। तो ये के एक्स वाला पार्ट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये उसकी ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट। होप इट्स वेल अंडरस्टूड। जिसमें साइन के एक्स है वहां एक्स इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? मैक्सिमम मिनिमम नोड। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगी ना 0 होगी तो वो नोड बनेगा साइन वाले, और कॉस वाले एंटी नोड, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अब ये रिजल्ट अलग अलग कैसे आएंगे सुनना प्रकृति। यहाँ पे क्या होगा, मैंने वेव को कंसीडर किया था a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और वापस आने वाली वेव को a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। अगर मैं माइनस लगा दूं तो इनमें से कोई हो रहा है, मैं इसे कॉस कर दूं, इसे भी कॉस कर दूं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्टेशन। ठीक है, अब फटाफट मेरी बात फिर से एक बार सुनिए। आपने आज जो टॉपिक पढ़ा वो यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है शुरू में, लेकिन अगर आप उसे कोरिलेट करें इस बात से कि हमारे आसपास बहुत सारी स्टेशनरी वेव्स बन रही होती हैं, अगर एक एटम की एग्जिस्टेंस डिफाइन करने जाए तो भी हमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव की स्टेशनरी वेव कंसीडर करनी पड़ती है ना? बोल सकते हो ऐसे, क्या कंसीडर करनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव की स्टेशनरी वेव, क्योंकि स्टेशनरी वेव जब बनेगी तो वहां से एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, नोडल पॉइंट्स आ जाएंगे, नोड्स आ जाएंगे। इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, स्टेशनरी वेव बनने की वजह से वहां से एनर्जी बाहर नहीं निकलती। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करता है तब जाके वहां से एनर्जी बाहर निकलती। ठीक है, हम गिटार की बात करते हैं, सितार की बात करते हैं, फ्लूट की बात करते हैं, इन सभी के अंदर भी जो आप इतनी मधुर आवाजें सुन पाते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीस स्टैंडिंग वेव्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कहां से उसे प्रेस किया है और कहां से प्लग किया। जैसे पूरी वायर है, उसको कहीं से नहीं प्रेस किया, बीच से प्लग कर दिया तो एक ही सेगमेंट बना। उस वायर को बीच से प्रेस कर दिया और फिर प्लग किया तो आधे में एक सेगमेंट बना, पूरे में 2 सेगमेंट बना। 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग उसमें, मतलब अभी उसको डायरेक्टली समझाना थोड़ा सा मुश्किल, बट जितने सेगमेंट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है नॉर्मल मोड। अब अगर आप मुझसे पूछें जो गाइडलाइंस आई हुई है उसमें नॉर्मल मोड्स नहीं करवाने, नॉर्मल मोड्स करने नहीं आपको, इस साल के सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन मैंने आप सबको काफी स्कूल से पूछ के आओ तो आप कह रहे हैं कि हमें तो सब कुछ करवाया, ओपन ऑर्गन पाइप भी करवाई है, क्लोज ऑर्गन पाइप भी करवाई है, स्ट्रिंग भी करवाई, तो फिर मुझे भी वो करवानी पड़ेगी, करवाइए। मतलब मैं फिर प्रकृति बात सुन लूं, मतलब या तो ये सिलेबस हो गया खत्म, सिर्फ एक टॉपिक बचा है बीट्स का। अच्छा, वो सिर्फ ऐसे करवाने के लिए, बीट्स तो भी आना ही है, वो सिलेबस में है। डॉपलर इफेक्ट हट गया, नॉर्मल मोड्स हटे हुए। नॉर्मल मोड्स हटने का मतलब क्या है? मुझे स्ट्रिंग के नॉर्मल मोड्स भी नहीं करवाने और मुझे ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन के भी नहीं करवाने। मैं वैसे एक बार समझा दूंगा, मतलब वो ऑप्शनल लेके चलेंगे ऐसा कर, ठीक है? चलिए मैं पहले बीट्स करवाऊंगा, फिर इसके जो बचा हुआ पार्ट है वो करूंगा ऐसा, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? अब मेरी बारी है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपसे डेफिनेशन भी सुनूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ये पूछूंगा, स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या है। या 5 मिनट, किसी को टॉयलेट जाना है वो जाके आ सकता है, पानी पीना है पानी पी सकता है, आप फटाफट बैठ के रिवाइज करिए। और आप ऑनलाइन वालों, आप लोग भी यहीं रुकोगे, कोई नहीं जा रहा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कौन कौन से क्लास के अंदर। कम बचे हम, आदित्य, अमन, अर्नव, शिखर, सिया, वंश, ठीक है ना? फटाफट रिवाइज करो, अभी मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। बातें ना करें, बातें करके टाइम खराब ना करें, मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट लगे मैक्सिमम। फटाफट रिवाइज करो, कम ऑन क्विक।